So yesterday we were studying mathematical reasoning, and let us just quickly recall what we have studied till now. So कल हमने सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होता है, किसी भी एक सेंटेंस को हम मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट कब कहेंगे, ये सबसे पहले हमने स्टडी किया. ओके, देन वी सॉ सम एग्जांपल बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स, एंड देन वी सॉ कि कब कब हम एक सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. इस तरह के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे. और उसके बाद फिर हमने नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट देखा, और फिर हमने थोड़ा बहुत ट्रुथ वैल्यूज को, ट्रुथ टेबल को स्टडी किया, और उसके बाद हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स पे आ गए थे हम, और फिर बेसिक करेक्टिव स्टडी कर रहे थे. Before we move ahead, let us quickly have a look over some examples based on negation of a statement. कुछ questions practice कर लेते हैं. Okay. So हमें करना क्या है कि write negation and check whether resulting statements are true or not. कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये इसका नेगेशन क्या होगा, और वो जो नेगेशन निकल कर आ रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट. सो स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा? स्टेटमेंट का नेगेशन होगा, हमने जैसे कि बताया था हमारे पास क्या क्या यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस, या फिर ये यूज कर सकते हैं, और इट इज फॉल्स दैट, या फिर हम डायरेक्टली सिंपली, सबसे सिंपल क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट. सबसे सिंपल इसका नेगेशन क्या लिख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट. सो ये तीन तरह के हैं, हमने कल देखे थे नेगेशन कैसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट का. और अब ये जानना है अपने को कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है. तो जो हमने नेगेशन कर दिया, और उसके बाद ऑब्वियसली हमारा जो नेगेशन करने के बाद स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. ऑलराइट, सो जो हमारा पहला एग्जांपल था ये हमारा हो गया, और अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2. सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? देयर डज नॉट exist a quadrilateral which has all its sides equal, which has all its sides equal. So ये एक स्टेटमेंट आ गया अपने पास. अब इसका नेगेशन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. अभी हमने बताया कि आप तीन तरीके से इसका नेगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्टली क्या करोगे? इट इज नॉट द केस that there exists does not exist a quadrilateral which has all its sides equal. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट का क्या हो गया? नेगेशन हो गया. और ये जो हमारी नई स्टेटमेंट जो आई है, ये रेड कलर में जो लिखी हुई है, वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. बिकॉज हमने क्लेम क्या कर रहे हैं? ओके, सो हमने क्या क्लेम किया इस स्टेटमेंट में कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट a quadrilateral. So it is not the case that there does not exist a quadrilateral which has all its sides equal. तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करता है
जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। ये जो नई स्टेटमेंट आई है रेड कलर में जो हमने लिखी है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि देयर एग्जिस्ट्स अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम स्क्वायर का एग्जांपल ले लें, स्क्वायर का एग्जांपल, तो ट्रू हो रही है हमारी कंडीशन। ओके, सो दिस वाज सम एग्जांपल्स ऑफ फाइंडिंग नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट को एक बार क्विकली रिकॉल करेंगे हम, और उसके बाद हम देखेंगे कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, बेसिक कनेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी ट्रुथ वैल्यूज, उनकी ट्रुथ टेबल को स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमारा मोटिव ये है। सो क्विकली मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखूंगा नहीं डेफिनेशन, कल हमने लिख ली थी, डायरेक्टली हम एग्जाम्पल देखेंगे कि ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर आर इक्वल, आर सॉरी इक्वल नहीं, रियल, आर रियल एंड all real numbers are complex। सो ये जो हमने स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। ये दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हमारा क्या है, एंड जो है वो क्या है, कनेक्टिंग वर्ड है, ठीक है। सो एंड की तरह ही हमारे पास बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। बेसिकली हम चार कनेक्टिंग वर्ड्स को स्टडी करेंगे। एक एंड हो गया, एक और हो गया, एक स्टडी करेंगे हम इफ देन, और एक स्टडी करेंगे इफ एंड ओनली इफ। सो दीज आर ऑल द कनेक्टिंग वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। सो फटाफट अब स्टार्ट करते हैं एंड से। कल हमने एंड के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था, अब वहां से ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं हम। सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एंड के बारे में। सो एंड क्या होता है, एंड वर्क कैसे करता है? आपने अर्लियर क्लासेस में किसी फिजिक्स की क्लास में सीरीज को स्टडी किया हो, सीरीज कॉम्बिनेशन को स्टडी किया होगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हमने, और यहाँ पे सपोज हमने एक स्विच लगा दिया, ओके। सो और हाँ, और यहाँ पे भी हमने एक स्विच स्विच लगा दिया, ठीक है। तो अब ये बल्ब कब जलेगा? अगर बल्ब जलना इज ट्रू एंड बल्ब का नहीं जलना इज फॉल्स, अगर मैं ऐसे करके चल रहा हूं, तो ये बल्ब कब जलेगा? जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के दोनों स्विचेस क्या होंगे, ऑन होंगे। तभी हमारा जो बल्ब है वो क्या करेगा, जलेगा। हमारा बल्ब कब जलेगा? जब ये भी ऑन हो और ये भी ऑन हो। अगर दोनों में से एक भी ऑफ है, लेट अस सपोज कि ये तो ऑन है बट ये ऑफ है, तो क्या आपका बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। उस केस में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। सो इसी आइडिया पे ये काम करता है। एंड जो है हमारा इसी तरीके से काम करता है कि कोई भी जो कंपोनेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट, अ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड एंड, इसको अलग कलर से लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। एंड a compound statement with word and is true if all its component statements, it all its component statement are true। यही देखा था अभी हमने बल्ब वाले एग्जांपल से। तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट को हम, हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू कब होगी? जब उसके सारे के सारे जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू होंगे, ठीक है। और अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड एंड is false, is false if
और इफ ऑल नहीं, वन ऑफ, अगर कम से कम एक भी हमारा जो है कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो भी हमारी जो ओवरऑल स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। इफ एनी और ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड component statements आर फॉल्स, मतलब कि अगर एक भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब आपने लॉजिक समझ लिया है कि हमारा एंड ऑपरेटर वर्क कैसे कर रहा है, तो आइए इसकी हम देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। सो ट्रुथ टेबल बनाएंगे अब हम इसकी। सो एंड ऑपरेटर को, सबसे पहले एंड जो ऑपरेटर है अपना उसको हम डिनोट करते हैं उल्टा वी से। ठीक है, उल्टा वी से ऐसे। सो इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ऑब्वियसली एंड जो है अपना दो इनपुट्स लेगा और एक आउटपुट देगा। ठीक है, दो इनपुट स्टेटमेंट्स लेगा और एक आउटपुट देगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। P और Q दो इनपुट आ गए हमारे पास। ठीक है, और इसके आउटपुट स्टेटमेंट क्या आएगी, P एंड Q। ठीक है, सो कल हमने सीखा था ट्रुथ टेबल कैसे बनानी है। अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो 2 to the power 2 यानी कि 4 रोज आएंगी। और रूल कैसे है कि P के लिए कैसे इनपुट आएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, और Q के लिए कैसे आएंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आउटपुट क्या आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी जो बल्ब है हमारा, जैसे बल्ब का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये स्विच आया एक और ये एक और स्विच आया और ये हमारा आ गया बल्ब। ठीक है, सो अब ये वाला, ये पहले केस जो है, हम पहला केस ले रहे हैं। ठीक है, पहला केस जो है, पहले केस में ये हमारा है ऑन और सेकंड वाला भी क्या है, ऑन। तो दोनों स्विचेस ऑन है तो हमारा बल्ब क्या होगा, बिल्कुल जलेगा। तो वो क्या कंडीशन होगी, ट्रू कंडीशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है कि आपका बल्ब है ऑफ और सेकंड वाला स्विच क्या है, ऑन। तो इस केस में बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, करंट यहीं रुक जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सिमिलरली इस बार क्या है, पहला वाला तो स्विच ऑन है बट सेकंड वाला स्विच ऑफ है। तो क्या आपका बल्ब जलेगा, नहीं, इस बार भी नहीं जलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। और ये जो हमारा लास्ट है उसमें तो ऑब्वियसली नहीं जलेगा क्योंकि सारे ही स्विचेस ऑफ हैं, तो बल्ब तो कहाँ से ही जलेगा। ठीक है, सो ओवरऑल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका एंड ऑपरेटर है वो ट्रू कब होगा, सिर्फ एक ही केस में आपका एंड ऑपरेटर ट्रू होगा, जब आपके सारे के सारे जो इनपुट स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रू हों, तभी आपका जो एंड ऑपरेटर है वो ट्रू वैल्यू दे पाएगा। एल्स अगर एक भी, एटलीस्ट वन, मैंने क्या कहा, एटलीस्ट वन, एक भी, कम से कम एक भी आपका कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स है तो जो ओवरऑल आउटपुट है आपका वो हमेशा फॉल्स ही आएगा। ओके, सो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये तो होगी ट्रुथ वैल्यूज। अब देखते हैं एग्जांपल, स्टेटमेंट लेते हैं एक। सो हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, 2 divides 4 and 3 + 7 is equals to 8। तो अगर आपसे पूछूं कि इस स्टेटमेंट का ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो अगर आप देखो तो 2 divides 4, बिल्कुल ये तो है, आ गया आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। बट यहाँ पे क्या है, 3 + 7 = 8, ये कर दिया घोर पाप यहाँ पे। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये तो गलत है एकदम। तो आपके हिसाब से क्या होगा,
ये जो ओवरऑल जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या देगी अपने को, फॉल्स आउटपुट देगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट, फॉल्स। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स आवर सेकंड ऑपरेटर, सेकंड कनेक्टिंग वर्ड। ओके, सो जिसको हम बोलते हैं और। ठीक है, और भी अपने पास दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक होता है एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव अब दोनों और को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव सो एक्सक्लूसिव क्या होता है कि इफ इन अ स्टेटमेंट, इफ इन अ स्टेटमेंट, if in a statement happening of anyone, happening of anyone of P comma Q excludes the happening of other, happening of other। इस तरह के एग्जाम्पल को या फिर इस तरह के और को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव और बोलेंगे। यानी कि भाई अगर एक P और Q दोनों में से अगर एक हो रहा है, वो दूसरे के होने या ना होने पे कोई इफेक्ट ना डाले, उसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव और। ठीक है, इफ इन स्टेटमेंट हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ P और Q एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ अदर देन इट इज एक्सक्लूसिव और। ठीक है, अब इंक्लूसिव और समझते हैं। इंक्लूसिव और क्या होगा, इफ इन अ स्टेटमेंट, if in a statement P and Q can, P and Q can occur simultaneously, can occur together, such example is called inclusive और। मतलब कि ऐसा केस जहां पे P और Q दोनों साथ में हो सके। इसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझते हैं एग्जाम्पल से, ऐसे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। आप बताने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो और ऑपरेटर यूज हो रहा है वो हमारा इंक्लूसिव और है या एक्सक्लूसिव और है। एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम और पेप्सी, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल, अवेलेबल विद अ थाली, विद अ थाली इन अ रेस्टोरेंट, इन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, सो आपको भी पता है थाली का सिस्टम कैसा होता है कि भाई आपको अनलिमिटेड खाना खाने को मिलेगा, सब्जी रोटी सब एक्स्ट्रा आपको अनलिमिटेड मिलेगा। बट कोई ऐसी चीज होती है जो वो आपको ऑप्शनल में देंगे कि या तो आप मिठाई ले लो, या तो आप गुलाब जामुन खा लो भाई, या तो आप कोल्ड ड्रिंक पी लो। वो आपको ऑप्शन देंगे, दोनों चीज नहीं देंगे। सेम यहाँ हो रहा है कि या तो आप आइसक्रीम ले लो या तो आप पेप्सी ले लो, दोनों नहीं मिलेगी। कि मतलब दोनों में से एक ही मिल सकता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, और इंक्लूसिव और क्या होगा कि दोनों साथ में हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई,
फॉर MSc माइक्रोबायो प्रोग्राम, माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि जिस स्टूडेंट ने बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर MSc माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। तो मतलब जिस स्टूडेंट के पास पहले बायोलॉजी थी या केमिस्ट्री थी वो MSc माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि भाई बायोलॉजी दोनों होंगे तो उसको नहीं लेंगे, है ना। तो अगर दोनों होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट थाली के केस में क्या था कि आपको या तो कोल्ड ड्रिंक मिलेगी या तो आइसक्रीम मिलेगी। सो हमने एक्सक्लूसिव और क्या होता है कि अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता है। मैंने थोड़ा सा वहां पे गलत बता दिया था कि इफेक्ट न डाले, मैंने बोल दिया था, बट ऐसा नहीं होता है। वहां पे एक्सक्लूसिव और का मतलब ये है कि अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता है। तो मतलब P और Q है दो स्टेटमेंट, तो अगर P हो रहा है तो Q को नहीं होना है। और इंक्लूसिव और में क्या है, दोनों हो सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों। सो अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि और के बारे में ही और अच्छे से स्टडी करते हैं थोड़ा सा। सो और को अपन डिनोट कैसे करते हैं, उल्टे वी से। ठीक है, और को हम डिनोट करते हैं उल्टा वी बनाकर डिनोट करते हैं। और इसके पहले देखते हैं अपन ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल ये भी एंड की तरह अपने दो इनपुट्स लेता है P और Q। ठीक है, एक बाइनरी ऑपरेटर है, P और Q दो इनपुट्स लेगा और एक आउटपुट देगा आपको। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये पूछूं कि एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो अब तक हम जितने भी ऑपरेटर पढ़े कि एक ही इनपुट लेता हो एक ही आउटपुट देता हो, सोचना कि कौन है ऐसा ऑपरेटर कि एक ही इनपुट ले और एक ही आउटपुट दे। अभी तक हमने जितने भी देखे, मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा एग्जांपल जो एक इनपुट लेके एक आउटपुट देता है। बट फिलहाल हम दो वाले ले रहे हैं, वो आप सोच के बताना मुझे कि कौन सा हमने डिस्कस किया था, और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वो वाला ऑपरेटर कौन सा था कि जो एक इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट देता है। तो फिलहाल के लिए अपन ट्रुथ टेबल बनाते हैं। और के लिए कैसे बनेगी, सेम बनाएंगे, कोई नया कुछ नहीं होगा इसके अंदर, कि वही सब P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, इनका आउटपुट आएगा P डिसजंक्शन Q। ठीक है, और सिंस हमारे पास दो दो स्टेटमेंट्स हैं तो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, 4 रोज होंगी। तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी P की, मैंने बताया था ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, और Q के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, सो अब देखो P डिसजंक्शन Q, P और Q ये कब ट्रू होता है, ये इसका जो Q और का जो सिस्टम होता है ना, वो लगभग बल्ब वाले एग्जांपल समझ, ये इसका सिस्टम होता है पैरेलल के जैसा। ठीक है, ये सिस्टम होता है पैरेलल के जैसा। ठीक है, कि अगर आप स्विच A और स्विच B दोनों में से एक भी ऑन कर दोगे तब भी आपका बल्ब जल जाएगा। ये सिस्टम होता है कि दोनों का ट्रू होना जरूरी नहीं है, अगर आपका एक भी ट्रू है, एटलीस्ट वन अगर आपका ट्रू हो जाए P और Q में से, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। जैसे कि यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सो हमारे को एक ही केस में यहाँ पे फॉल्स मिलता है, और के केस में जहां पे दोनों ही कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तभी हमें क्या मिल सकता है, फॉल्स मिल सकता है। अदरवाइज ये हमेशा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, एंड कब ट्रू होता है कि दोनों को ट्रू बनना पड़ेगा, दोनों इनपुट्स को कंडीशंस को ट्रू बनना पड़ेगा, तभी आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। और में क्या है कि एटलीस्ट वन अगर ट्रू है तो आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं
सो फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। जो मैं कंपाउंड स्टेटमेंट बताऊंगा अभी, उसकी आपको ट्रुथ वैल्यू बतानी है कि वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ऑल नेचुरल नंबर, all natural number are even और odd। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो आप लोग इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या क्या है। कि एक कंपोनेंट स्टेटमेंट्स का क्या है कि नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर आर इवन। एक कंपोनेंट स्टेटमेंट ये आ गई। दूसरी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर आर ऑड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है और जो कि किसकी मदद से जुड़े हुए हैं, और की मदद से जुड़े हुए हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब होगी कि एट लीस्ट वन ट्रू हो जाए। ठीक है, और फॉल्स कब होगी जब दोनों फॉल्स हो। ठीक है, सो ऑल नेचुरल नंबर आर इवन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बताओ। ऑब्वियसली नो। आराम से आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल सकता है, काउंटर एग्जांपल आप ला सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर ऑड, ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ओवरऑल आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर इसमें एक भी, दोनों में से एक भी अगर आपका ट्रू हो जाता तो हमारी ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों ही क्या हो गए, फॉल्स हो गए। सो ये जो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, सो चलो एक एग्जांपल करते हैं जहां पे अपने को क्या करना है कि फाइंड। अब थोड़ा सा ट्रुथ वैल्यूज, ट्रुथ टेबल बनाने के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे इफ देन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इफ देन स्टडी करेंगे, उसके बाद बाय कंडीशनल स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। फाइंड द ट्रुथ वैल्यूज, ट्रुथ वैल्यूज ऑफ नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। आइए बनाते हैं कि ये हमारे पास दो हैं, पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे कितनी रोज बनेंगी, दो रोज, चार रोज बनेंगी। क्यों, क्योंकि 2 to the power 2। ठीक है, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं कितनी रोज बनेंगी, अब आपको खुद अंडरस्टूड हो जाना चाहिए क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी देख लिए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे Q, और यहाँ पे लिखेंगे हम नेगेशन ऑफ P, और यहाँ पे हमारा आएगा फाइनल आउटपुट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ट्रुथ टेबल बनाना किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट। कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन ऐसा दिया होगा, आप उसकी आराम से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। इसमें फ्री जैसे नंबर होते हैं। ठीक है, अब सिंपल रूल फॉलो करेंगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्यू के लिए क्या आएगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, दो आ गए। अब सबसे पहले अभी हमें क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ पी निकालना पड़ेगा। नेगेशन ऑफ पी क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसका डिसजंक्शन हो रहा है, नेगेशन ऑफ पी का और क्यू का हो रहा है। इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेगेशन ऑफ पी निकाल लेंगे। ठीक है, सो नेगेशन ऑफ पी कैसे निकलेगा इसका। सो नेगेशन पी क्या करता है, अभी हमने सबसे पहले एग्जांपल्स यही देखे थे, नेगेशन कैसे काम करता है, ट्रू को फॉल्स बनाता है और फॉल्स को क्या कर देता है, ट्रू बना देता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्या बन जाएगी, फॉल्स बन जाएगी। अगर फॉल्स है तो ट्रू बन जाएगी। ये ट्रू है तो ये क्या बन जाएगी, फॉल्स। और यहाँ क्या है, फॉल्स, तो ये आ जाएगा ट्रू। सो अब हमारे पास कितना काम बचा है, बस इतना ही बचा है कि ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट का क्या करना है, डिसजंक्शन करना है, मतलब और लगा के सॉल्व कर देना है। सो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। सो क्या बन गया, ट्रुथ वैल्यूज आ गई हमारे पास स्टेटमेंट की। काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हम देंगे अब आपको होमवर्क के लिए, आपको स्वयं करना होगा ये। ठीक है, सो
बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन मजा आएगा करने में आप लोगों को। मैं ये बताऊंगा नहीं करके क्योंकि काफी लेंदी है, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप ये क्वेश्चन को बना लेंगे आराम से तो आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो ये क्या है, पी डिसजंक्शन और ऑपरेटर लगा हुआ है, नेगेशन ऑफ आर, एंड क्यू कंजंक्शन डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। पी क्यू आर, तीन स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पे कितनी रोज बनेंगी, 8 रोज बनेंगी। ठीक है, 8 रोज में पी क्यू आर कैसे कैसे चलेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिव चलेगा। फिर यहाँ पे कैसे आएगा, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। और आर के लिए कैसे आएगा, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स। ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, पी तो एज इट इज छोड़ेंगे हम, और फिर नेगेशन आर की जरूरत पड़ रही है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नेगेशन आर निकाल लोगे। ठीक है, नेगेशन आर। ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, पी डिसजंक्शन नेगेशन आर निकालोगे। फिर आप क्या करना, क्यू डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर निकालना। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट निकल जाएगा, आपको ये स्टेटमेंट निकल जाएगा। फिर दोनों को एंड ऑपरेटर से कर देना सॉल्व, सिंपल। लगभग सॉल्व ही कर दिया मैंने, आपको बस पेन चलाना है अब। सारा लॉजिक सारा कॉन्सेप्ट जितना भी था इसमें मैंने आपको बता दिया है, आपको सिर्फ पेन चलाने की मेहनत करनी है। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे इफ देन। इफ देन कैसे काम करता है। सो द स्टेटमेंट द स्टेटमेंट if P then Q is denoted by denoted by P implies Q। ठीक है, और P implies Q लिखने का तरीका है बस ये। अब जो आपको सुंदर लगे आप वो यूज कर सकते हैं। भाई मेरे को ये अच्छा लग रहा था, मैं ये यूज कर सकता हूँ। मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो ये यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, और इसको रीड कैसे करेंगे, टू बी read as P implies Q। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को ऐसे ही पढ़ा जाएगा। सो अब हम बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, इफ देन स्टेटमेंट के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहला फैक्ट हम अब क्या लिख रहे हैं, हम फैक्ट्स अबाउट इफ देन। सबसे पहला, P is sufficient condition for Q। ठीक है, मतलब Q के लिए P का होन P के हम क्या लिखते हैं, P implies Q लिखते हैं ना। तो हम बोल रहे हैं P is sufficient condition for Q, मतलब Q के होने के लिए P का होना काफी है। मतलब अगर P हो जाएगा तो Q तो हो ही जाएगा, कोई वो उसमें दो राय है ही नहीं। ठीक है, और if P then Q has same meaning as that of P only if Q। ठीक है, और एक और होता है फैक्ट, वो होता है Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। सो इस पे ज्यादा समय वेस्ट किए बिना हम डायरेक्टली ट्रुथ टेबल के बारे में चलते हैं। ट्रुथ टेबल समझते हैं कि इसकी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, सो अब आते हैं हम डायरेक्टली इसकी ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल, सो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। सो सेम, दो इनपुट होंगे हमारे पास,
और एक क्या होगा, आउटपुट होगा। और आउटपुट क्या है हमारा, P implies Q। ये क्या होगा हमारा, आउटपुट होगा। सो सेम, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा ये रूल कैसे चल रहा है, क्योंकि हमने इतनी सारी ट्रुथ टेबल बना लिए ना अब तक। तो अब ये देखते हैं कि ट्रुथ वैल्यूज आएंगी कैसे। ठीक है, सो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब याद करने को तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये एक ही केस में फॉल्स होगा, और वो फॉल्स कब होगा, जब, चलो एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ट्रू ट्रू, आप ये ऐसे समझिए कि दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड। ठीक है, बहुत सिंपल ऐसे लॉजिक है ये, इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। ठीक है, कि पी आप है और क्यू आपका फ्रेंड है। ठीक है, सो सपोज आप लोग घूमने गए और अब आए घर पे, आपके पापा ने पूछा कहाँ गए थे, तो आपने बोला कि हम यहाँ गए थे, और क्यू ने सेम आंसर दिया। तो मानेंगे वो बात, हाँ कि भाई सच बोल रहे हैं दोनों बच्चे, मतलब क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। ठीक है, और अब उसके बाद फिर मान लो तुमने कुछ अलग जगह बताई, तुमने झूठ बोल दिया, और तुम्हारे दोस्त ने सच बोला, तो क्या माना जाएगा, सच माना जाएगा, उसकी बात को सच माना जाएगा। ठीक है, अगर तुमने सच बोला पर तुम्हारे दोस्त ने झूठ बोल दिया, तब भी तुम्हारे दोस्त की बात को सच माना जाएगा। ठीक है, मजे की बात यही है इसमें कि तुमने सच बोला, तुम्हारे दोस्त ने झूठ बोला, तब भी उसकी बात को मानेंगे। अपने बच्चे पे कोई विश्वास नहीं करता। और अगर ये दोनों फॉल्स हैं, मतलब दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, तो उसी को सच मान लिया जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको लो झटके से ट्रुथ टेबल याद हो गई इसकी पूरी की पूरी। ठीक है, सो सिमिलरली अगर हमें Q इम्प्लाइज P बनानी हो, तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खुद बनाना, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, आप Q इम्प्लाइज P की सेम तरीके से ट्रुथ टेबल बनाना। और एक और छोटा सा आपको होमवर्क देता हूं कि आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेरीफाई दैट negation of Q imply negation of P is same as P imply Q। ठीक है, ये आपके लिए एक और होमवर्क आ गया। ये सारे के सारे आप होमवर्क करते चलिए, आपको एकदम बढ़िया से आ जाएगा। ये मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही सिंपल यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए दो होमवर्क और आ गए। चलिए अब आगे चलते हैं हम, और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हमारे इफ देन स्टेटमेंट के। सो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इफ x इक्वल टू 4, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर x इक्वल टू 4 है, देन x स्क्वायर क्या होगा आपका, 16 होगा। जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर x की वैल्यू 4 होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, ये भी, ये p आ गया, ये q आ गया, ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इफ शिखा वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड, देन इट विल रेन टुडे। आई नो दिस statement does not make any sense, but this just an example. Okay, so इसको ज्यादा दिमाग लगाए बिना आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, और आगे चलते हैं, और अब हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं अपन। ठीक है, यस, सो अब हम बात करते हैं कन्वर्स
कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट के बारे में। सो इम्प्लीकेशंस का ही एक पार्ट है ये, कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल है। कन्वर्स ऑफ ए स्टेटमेंट का, अगर कोई स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q है ना, तो उसका कन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P। बस इतना ही है कन्वर्स ऑफ ए स्टेटमेंट, इससे ना कुछ ज्यादा है ना इससे कुछ कम है। भाई अगर P इंप्लाई Q है तो उसका कन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाई P, खत्म बात। आओ इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई सिंपल सा सस्ता सा क्यूट सा एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है। सो इसका एग्जांपल आ गया है यहाँ पे कि if two lines are parallel, if two lines are parallel, then they do not intersect in same plane। ठीक है, ये लाइन आ गई कि यहाँ पे अब देखो तो क्या क्या है, देखो कि टू लाइन्स आर पैरेलल, दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन सेम प्लेन। ठीक है, अब ये P हो गया, ये क्या हो गया, Q हो गया। अब इसका कन्वर्स कैसे लिखोगे, इफ टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, फेर बदल करना है बस और कुछ नहीं करना है, इंटरसेक्ट इन सेम प्लेन, देन सॉरी देन दे आर, सॉरी यहाँ पे देन आएगा, देन दे आर पैरेलल। ठीक है, सिंपल है बहुत ज्यादा। कन्वर्स में तो कुछ था ही नहीं कि अगर P इंप्लाई Q लिखा हुआ है तो आपको क्या कर देना है, उसको Q इंप्लाई कर दे P कर देना है, जैसे कि अभी आपने एग्जांपल भी देख लिया। ठीक है, अब हम डायरेक्टली चलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के पास। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। सो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करती है, सो इफ P and Q are any two statement, statement, then the compound statement in the form of P, अलग कलर से लिखते हैं, अच्छे से हाईलाइट होगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। In the form of P, if and only if Q is called बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, सी होती है हमारी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको हम डिनोट करते हैं P डबल साइडेड एरो से, डबल साइडेड एरो, या फिर आपको ये नोटेशन सुंदर नहीं लग रहा है तो आप दो एरो बना के भी आप लिख सकते हैं, अगर आपका मन हो रहा है तो। ठीक है, दो ही बनाने, तीन नहीं बना सकते हैं, और दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट बताती क्या है, तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट रिवील अबाउट द कंपाउंड, के मतलब क्या बता क्या रही है ये, तो वो देखते हैं आप। ठीक है, सो P डबल इम्प्लीकेशन Q रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। सबसे पहला फैक्ट क्या आ रहा है, P if and only if Q, ये तो
ऑब्वियसली डेफिनेशन जैसा ही हो गया, Q if and only if P। ये सबसे मजेदार बात है इस बाय इम्प्लीकेशन की, कि ये दोनों तरफ इंप्लाई करता है। अगर P मतलब तभी डबल साइडेड एरो लगे हुए हैं यहाँ पे कि P अगर Q को इंप्लाई कर रहा है तो Q भी P को इंप्लाई करेगा। ठीक है, सो दिस इज स्पेशल अबाउट डबल इम्प्लीकेशन। जैसे कि अभी हमने कन्वर्स पढ़ा था, कन्वर्स पढ़ा था, तो कन्वर्स निकालने के बाद जरूरी थोड़ी है कि आपकी स्टेटमेंट सेम रहे, बदल गई ना स्टेटमेंट तो अब। लेकिन जब यहाँ पे हम करते हैं, जब आप इसके लिए निकालोगे, अगर आप, मैंने जैसे कि आपको होमवर्क दिया था अभी पिछले, जब आपने इफ देन स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे थे, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P का, मैंने आपको P इम्प्लाइज Q निकाल के बताया था, Q इम्प्लाइज P आपको निकालने को बोला था। ठीक है, तो अगर आप वहां पे Q इम्प्लाइज P निकालेंगे तो आप पाएंगे कि उन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज क्या है, सेम नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि अब वो सेम चीज इंप्लाई नहीं कर रहा है। P इम्प्लाई Q जो इंप्लाई कर रहा है वो सेम चीज Q इम्प्लाई P नहीं बताता। बट बाय इम्प्लीकेशन में मजे की बात यही है कि आप दोनों तरफ से देख सकते हो इसको, ये सेम चीज ही बताता है कि अगर P इम्प्लाई Q ट्रू है तो Q इम्प्लाई P भी ट्रू होगा। ये दोनों तरफ की इक्वालिटी है, मतलब दोनों तरफ इम्प्लाई होता है। ठीक है, P इज नेसेसरी कंडीशन, necessary and sufficient condition for Q, and similarly Q is necessary and sufficient condition for P। ठीक है, अब आओ इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? अब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल, सो ये आ गया अपना P, ये आ गया अपना Q, ये बन गया P डबल इम्प्लीकेशन Q, और ये निकलेगा Q डबल इम्प्लीकेशन P। ये इसकी ट्रुथ वैल्यूज लिखेंगे, क्या आएगी फटाफट देखते हैं। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, ट्रू ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, सो दोनों ट्रू है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और अगर ट्रू फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, और फॉल्स फॉल्स है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, और ये भी आपकी क्या आएगी? सेम आएगी। तो इसको सिंपली इतना याद रखना है कि अगर दोनों के दोनों सेम है तब तो ट्रू होगा, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या होगा? फॉल्स होगा। सिंपल है, अगर दोनों इनपुट ट्रू हैं या फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा, और अलग अलग है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, ये ठीक। अब आगे चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल देखते हैं एक, अ नंबर इज divisible by 3 if and only if the sum of the digits forming the number is divisible by 3। divisible by 3। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है हमारा किस किस से मिलके बना है? a number is divisible by 3, the sum of digits forming number is divisible by 3। इन दो को मिला के हमने बनाया, और अगर नंबर, अगर कोई भी नंबर है जो अगर 3 से डिविजिबल है तो जो उनका जो सम होगा, सम ऑफ द डिजिट फॉर्मिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है,
सो अगला एग्जांपल आ रहा है कि अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल if and only if it is equiangular। तो अगर एक ट्रायंगल, ये क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, अगर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो वो इक्वी एंगुलर होगा। और हम उसका कन्वर्स ये भी बोल सकते हैं, ट्रू होगा, अगर वो एक ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो वो इक्विलेटरल भी होगा। सिंपल है काफी। सो दिस इज हाउ द बाई implication is working। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लेट P and Q stands for the statement भोपाल is in MP। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना, 3+4=7, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो डिस्क्राइब द कंडीशनल स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये है हमारा, डिस्क्राइब द कंडीशनल स्टेटमेंट, describe the conditional statement negation of P imply negation of Q। ठीक है, हमें इस स्टेटमेंट के बारे में बातचीत करनी है। हमें क्या क्या दिया है, ये P है हमारा, ये हमारा Q है। सो हमें किसके बारे में पूछ रहे हैं, नेगेशन ऑफ P नेगेशन इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q के बारे में ये लोग हमसे पूछ रहे हैं। सो देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं अपन थोड़ा सा। सो अपने को क्या निकालना है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q। सो सबसे पहले ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ P निकाल लेते हैं। ठीक है, नेगेशन ऑफ P क्या होगा, हमारे पास P क्या है, भोपाल इज इन MP। तो नेगेशन क्या होगा, भोपाल इज नॉट इन MP। ठीक है, और नेगेशन ऑफ Q भी चाहिए हमें। नेगेशन ऑफ Q क्या होगा कि 3+4 नॉट इक्वल टू 7। बस अब हमें बच क्या गया, कि क्या काम बच गया। अब अपने को सीधा डायरेक्टली क्या ये सब यूज, अब ये इस सिंबल का यूज करना बचा है ना। अपने पास अब कितना काम बचा है, थोड़ा सा। अब डायरेक्टली अब क्या करेंगे, इफ देन लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो इफ भोपाल इज नॉट इन MP, then 3+4 is not equal to 7। काफी सिंपल है, ठीक है। सो अब क्विकली हम क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। ठीक है, उससे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन डाल देता हूं। ठीक है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P by implication negation of Q
बाई इम्प्लीकेशन Q इम्प्लाई P, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे आप लोग। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं और आप खुद ट्राई करना, फिर कल यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास P है और Q है, तो यहाँ पे कितनी रोज बनेंगी? 4 रोज बनेंगी। तो 4 रोज बनाने के बाद आप सबसे पहले P आपको पता ही होगा, Q आपको पता होगा। Q की मदद से आप नेगेशन ऑफ Q निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ Q निकल गया तो P बाई इम्प्लीकेशन नेगेशन Q निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकलेगा? कि जब दोनों की दोनों एंट्रीज या तो ट्रू हो जाए या दोनों की दोनों एंट्रीज फॉल्स हो जाए, तभी हमारे पास ट्रू आएगा, एल्स क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। और सिमिलरली इसके लिए भी यहीं पे काम क्या करेगा, वो दोस्त वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, आइडिया दिया था, ट्रिक बताई थी, वैसे आप ये निकाल सकते हैं आराम से। अब आपके पास ये भी हिस्सा निकल चुका है और ये भी हिस्सा निकल चुका है। सो आप डायरेक्टली अब क्या करेंगे, बाय इम्प्लीकेशन से इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ये आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहां से ही कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम बस एक बार क्विकली एक बार आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। हमने स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी किया, उसके बाद हमने नेगेशन को स्टडी किया, फिर आज हमने कंपाउंड स्टेटमेंट का ओवरव्यू देखा, और उसके बाद फिर हमने मेनली क्या क्या स्टडी किया, बेसिक कनेक्टिव स्टडी किए, बेसिक कनेक्टिव स्टडी किए। क्या क्या थे वो हमारे? एंड, और, इफ देन, और बाय कंडीशनल, ठीक है, बाय कंडीशनल। और के अंदर भी हमने क्या क्या देखा कि दो तरह के और होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव और, ठीक है। और फिर हमने ट्रुथ टेबल्स भी देखी इन सब की हमने ट्रुथ टेबल्स भी ड्रॉ की, कुछ एग्जाम्पल्स देखे इनके बेस पे कि भाई एंड कब ट्रू होगा। एंड जब ट्रू होगा जब दोनों की दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे। और कब ट्रू होगा? जब दोनों में से कम एक ट्रू होगा। इफ देन के लिए मैंने आपको एक अच्छा सा एक ट्रिक बताया, फ्रेंड वाला। और बाय कंडीशनल कब ट्रू होगा? दोनों के दोनों इनपुट जब सेम हो जाए, या तो ट्रू हो जाए या तो फॉल्स हो जाए। तो कल क्लास में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? कल हम स्टडी करेंगे टोटोलॉजी और पॉलिसी। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोई दो स्टेटमेंट्स को हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ लॉज देखेंगे, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स देखेंगे, और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और फिर क्वांटिफायर्स हैं हमारे पास, आगे चल के क्वांटिफायर्स हैं। और फिर एक और छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वो बहुत ही मजा आएगा उसको पढ़ने में। उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे फिलहाल। उसका नाम होता है वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स। वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।